झाड़ू ना हटवले भगही का जमाना रहल बहिनी, भुला गई लो। अपने बच्चों को बताइएगा भगही क्या होती थी। भगही का जमाना रहल, पूरा शरीर पे कपड़ा न पहिरे के मिलत रहल। भैया पचर पचर थुक्का तो हुआ ना सुरती खाए खाए के। उ जमाना से ही जमाना तक ले पहुंचला तू संविधान के बदौलत। ये वोट के ताकत है कि हर चुनाव में ऊंची जाति के लोग आते हैं, कहते हैं काकी गोड़ धोरा था वोट हमें के दिया, काका गोड़ धरा था वोट हमें के दिया। कितना कीमत है आपके वोट की, ये बात आपने कभी समझी ही नहीं। कितनी कीमत थी इस वोट की। ऐसे थोड़ी साहब ने कहा वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश में 4-4 बार मुख्यमंत्री बनाया साहब ने हमने, लेकिन अपनी एक जरा सी दारू पीने की आदत, अपनी जरा सी एक पैसे पे बिकने की आदत ने हमारे समाज को आज बेच डाला। जिम्मेदार हम हैं, हम किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। अरे मेरे साहब कांशीराम के समय में काम किए हुए मेरे प्यारे भाई बंधु लोग, वो कह रहे थे ना, जाग जाओ, जागने का वक्त दे दिया है। आपके पास केवल 2 साल का समय है, 2 साल का समय है केवल बहन जी। 2024 के चुनाव में केवल 2 साल का समय है। बाकी सारी कसर जो चुनाव में रह जाती है वो हमारी वोटिंग मशीन पूरा कर देती है। कि वोटर लिस्ट में से नाम घटा, वोट कटा, यहाँ राशन पे वोट एक आध 2 बट गया, वो कटा, इधर दारू पे वोट कटा, वो बट गया, बाकी कसर ईवीएम पूरी कर देती है। शिकायत पहले हमन यह करत रही ना कि बटन तो अपन पार्टी का दबाईला, लेकिन वोट कहाँ चल जाला। बात सही है ना बहन जी? यह बात की शिकायत है ना। यहाँ गांव में बैठ के टिकली लिपस्टिक लगाई के और पल्लू काढ़ के और बैठ के हकारी भरती हो हमन के हमारे सामने, तोहरे हुकारी भरे से तोहर अधिकार सुरक्षित हो जाये का भैया? बहनी बताओ, नहीं ना का भैया? यहाँ बैठ के गमछा लपेट के जाओ, नहीं यहाँ मूड़ी पे से ले के गटई तक ले बैठा हुआ कुर्सी पे, ऐसे साहब बने से तोहर वोट के अधिकार बचल रही का? कमर कसिला काहे के अब की दाई चुनाव भयल तो उनमें वीवीपैट मशीन लगल रहा, बगल में वीवीपैट मशीन लगी थी। हम लोग कह रहे थे ठप्पा वाला चुनाव होना चाहिए, ठप्पा वाला। समाज संगठित होने लगा कि कहीं सच में ये लोग डिमांड न कर ले और बदलाव हमारे लोग कर सकते थे, क्योंकि हम एक बार नहीं 2-2 बार पूरा बहुमत से सरकार बनाए। 2007 में और 2012 में दोनों सरकार बहुजनों की थी। समाज संगठित होने लगा था, तैनन का लगल कि कहीं सही में ये लोग डिमांड न करे लगन तो वीवीपैट मशीन लग गई, ओमे ठप्पा लगल, पर्ची अपने आप निकलत रहा। यहाँ बटन दबात रही, अब की दाई बटन दबाई ना मशीन में, पी से आवाज आई, और जब आवाज आई तो बगल में एक थे हरियर के बत्ती जलल हो इतना बड़ा, ओमे निशान बनल हो पार्टी का। ओकरे बाद ऐसे पर्ची, जैसे एटीएम से पर्ची निकले वैसे पर्ची निकल ना, वो पर्ची में निशान बनल ना पार्टी के, तो वो पर्ची निकल के बॉक्स में जमा हो गई। आप बताइए बहन जी, मशीन की गड़बड़ी अगर मान लीजिए है तो मशीन की गड़बड़ी को पूरा करने के लिए ही तो वीवीपैट पर्ची लगा था, मशीन लगा था। वो पर्ची को गिना जाना चाहिए, नहीं तो पर्ची लगने का क्या मतलब है? उस पर्ची को गिना जाना चाहिए था ना। सब लोगों की डिमांड थी कि पर्ची गिना जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश था कि सारी पर्ची गिनी जानी चाहिए, लेकिन निर्वाचन आयोग ने कहा कि केवल 5 बूथ का पर्ची गिना जाएगा। एक विधानसभा में 400 से ऊपर बूथ लगा है, और 400 से ऊपर बूथ का केवल 5 बूथ का पर्ची अगर गिनाएगा तो क्या फेयर इलेक्शन हो पाएगा? आंखों के सामने से काजल निकाला गया, यहीं बैठकर धरे धरे खाली सुर्ती रगड़ते रह गए। सब कुछ आंखों के नीचे हुआ, सिर्फ हमारी निष्क्रियता, हमारे आलसपन, हमारे ये नशे की वजह से सारा सिस्टम खाली गड़बड़ा रहा और कुछ नहीं। साहब ने ललकार के कहा कि अपने वोट की कीमत समझो, बेटी की इज्जत की कीमत समझो, लेकिन नहीं समझेगा। सामने से बहन जी 5 बूथ का पर्ची गिनाया और हमारा वोट चोरी हो गया। ये तो धन्यवाद मैं कहती हूँ अखिलेश यादव जी का कि 7 तारीख को आजमगढ़ का लास्ट फेज का चुनाव हुआ। 8 तारीख को अखिलेश यादव जी खड़े होकर के, वो मैं उनको इसलिए नाम ले रही हूँ क्योंकि पिछली बार आपने और हमने उनको वोट देकर के नेता बनाया था, यहाँ आजमगढ़ का सांसद बनाया था। तो अभी तक तो वो हमारे नेता ही थे जब तक वो इस्तीफा नहीं दिए थे, क्योंकि 5 साल तक रहता है ना सांसद ही। अखिलेश यादव जी 8 तारीख को टीवी के सामने खड़े होकर बोल रहे हैं वोट चोरी हो रहा है, वोट चोरी हो रहा है, वोट चोरी हो रहा है। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए था, चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने संज्ञान नहीं लिया। संज्ञान किसने लिया? आपके जैसे कार्यकर्ताओं ने संज्ञान लिया कि जहां वोट इकट्ठा करके मशीन रखा गया था वहां जाकर के सारे लोग इकट्ठा हो गए। इतनी भीड़ जमा हो गई, इतनी भीड़ जमा हो गई कि इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ बहन जी कि जब भी चुनाव में हम लोग 4 पहिया गाड़ी लेके निकले या 2 पहिया गाड़ी लेके निकले तो रास्ते में पुलिस लगी रहती है, गाड़ी चेक होती है, कहीं कहीं सीमा लगाई रहती है, गाड़ी चेक होती है, कहीं गाड़ी में पैसा तो भर के नहीं ले जा रहे हैं, दारू भर के तो नहीं ले जा रहे हैं। ऐसा पहली बार हुआ
कि जनता का इतना बड़ा दबाव था, इतना बड़ा हुजूम यहीं पे आपके एफसीआई के मैदान में जहाँ पे आपकी मशीन रखी गई थी, वहां पे इतनी जनता इकट्ठी थी कि कोई भी गाड़ी अगर अंदर जा रही थी तो पहले जनता कह रही थी गाड़ी खोल के चेक कराओ कहीं इसके अंदर पेचकस प्लास तो नहीं रख के ले जा रहे हो मशीन को चेंज करने के लिए। ये पहली बार ऐसा हुआ, यानी कि हमारी एकता में कितनी ताकत थी, कितनी शक्ति थी, और शायद वो कार्यकर्ता चेते, जागे, उसका ये नतीजा हुआ कि इधर पूर्वांचल में जो उनकी कुछ एक सीटें निकली उसी जागरूकता की वजह से। लेकिन मैं फिर कहूंगी, हमारे जैसे नालायक भैया, हमारे आपके जैसे नालायक लोग सिर्फ अपने बारे में सोचे, सिर्फ अपने बारे में सोचे, अपने वोट का सौदा एक पेंशन स्कीम के ऊपर तक कर दिए। सारे जितने सरकारी कर्मचारी थे उनके दिमाग में इतना कचरा भरा हुआ है, केवल अपने लिए सोच रहे हैं। मेरी नौकरी, मेरा घर, मेरी बीवी और मेरा बच्चा, और उसके बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा तो मेरी पेंशन से मेरी बीवी फिर हीरोइन बनी रहे और मेरा बेटा फिर ऐश करता रहे। ये नहीं सोचे कि मैं अपने बेटे को इतना लायक बना लूं कि मेरा बेटा बाद में दूसरे लोगों को रोजगार देने लायक हो जाए। वो दिमाग में आया ही नहीं। हमारे जैसे सरकारी कर्मचारी खुद साहब कांसी राम के साथ में गद्दारी किए, मैं दूसरे की बात क्या करूं बहन। हमारी हार का कारण एक नहीं, तमाम कारण है। सबसे बड़ा कारण तो आपका जो हमारा नशा करना है। अपनी अपनी जिम्मेदारी तय कीजिए। हम बहुत परेशान हैं। 10 तारीख से ये समझ लीजिए कि किसी दिन अगर हम 3-4 घंटे से, मतलब 3-4 घंटा ठीक से सो पाए हों, 7-8 घंटा तो बहुत लंबी नींद होती है, 3-4 घंटा भी नींद नहीं आ रही है, बार बार बेचैन होकर के नींद खुल जाती है और साहब कांसीराम दिखाई देने लगते हैं और यही कहते हैं कि क्या कर रहे हो तुम लोग, और जवाब नहीं रहता हमारे पास कि हम क्या कर रहे हैं। 10 तारीख से वैसे तो साहब को मैंने बहुत पढ़ा, लेकिन 10 तारीख से बहन जी रात दिन केवल साहब कांसीराम को पढ़ के केवल आंखों से आंसू झर रहे हैं कि अपनी हमने तो साहब को कभी नहीं देखा भैया, कभी नहीं देखा साहब को। आप लोगों के अनुभव से, आप लोगों की आंखों से, जिन जिन लोगों ने साहब के साथ काम किया, आप लोगों की आंखों से हमने साहब को देखा, और इसीलिए साहब को जितनी बार देखती हूँ, जितनी बार सोच रही हूँ, जितनी बार उनकी तस्वीर देखती हूँ, जितनी बार उनका गाना सुनती हूँ, जितनी बार उनको पढ़ती हूँ, आंखों से केवल आंसू के अलावा कुछ नहीं होता। लेकिन उम्मीद तब भी केवल साहब कांसीराम ही है, साहब कांसीराम ही उम्मीद है। साहब कांसीराम ने जो कहा ना, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। साहब ने कहा निकलो बाहर मकानों से, जंग लो बेईमानों से। मेरे प्यारे बच्चों, घर में कोई चोर घुस आता है तो चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे औरत हो, चाहे आदमी, सब लठ लेकर दौड़ाते हैं ना। घर में कुत्ता घुस आता है तब भी सारे लोग लठ लेके दौड़ाते हैं ना। अरे तुम्हारे घर में तो चोरी पड़ी, डकैती पड़ी, कुत्ता पड़ा, सारे लुटेरे घुस गए और तुम्हें कुछ नहीं कर पाए, खाली यहाँ अपने अपने घरों में बैठ करके गाली देते रहे। मैं एक कहानी के साथ अपनी बात खत्म करूंगी। अपने 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 जमीर को जगाओ मेरे प्यारे भाई लोग, जगाओ, नहीं तो ऐसे बैठे रह जाओगे। और ये जो बच्चे नीचे बैठे हैं ना, ये थोड़ा सा आपसे 5 साल बाद पूछेंगे, बापू जान, अम्मी जान, मेरे प्यारी माँ, मेरे प्यारे अब्बा, ये बताओ कि सब कुछ था तुम्हारे सामने, संविधान था, सब था, कैसे खत्म हो गया? कैसे हमारे गले में मटका हो जो हम पूरन मासी अंकल को देखते थे, कैसे वो हकीकत आज हमारे साथ में हो रही है? क्यों नहीं आप लोगों ने जतन किया? क्या जवाब दोगे अपने बच्चों को? किस मुंह से जाओगे अपने बच्चों के पास? एक बार भगवान बुद्ध के समय की बात है, एक बंगाल का राजा था, राजा उदयन। मैं उस कहानी के साथ में 2-3-4 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगी। साहब कांसीराम ही दिमाग में चलते रहते हैं बस, और कोई नाम भी नहीं आता। भगवान बुद्ध के समय में उदयन नाम का एक बंगाली राजा था। वो एक बार एक सड़क से जा रहे थे अपने रथ में सवार होकर के, रास्ते में उन्होंने एक घोड़ा देखा, बहुत सुंदर घोड़ा था। जिसके पास वो घोड़ा था उसके पास गए, कहे भैया मैं ये घोड़ा खरीदना चाहता हूँ। बोले राजा साहब आप ये घोड़ा नहीं खरीद सकते। उसको क्या पता ये राजा है। बोले आप ये घोड़ा नहीं खरीद सकते। बोले कितनी कीमत है? बोले अरे बहुत महंगा घोड़ा, आप नहीं खरीद सकते। अरे बोले कितनी कीमत है बताओ तो सही। उसने कहा साहब ये 3.5 लाख रुपए का घोड़ा है। आज से 2600 साल पहले 3.5 लाख रुपए का घोड़ा, तो कीमत समझ लीजिए उसकी कितनी रही होगी। राजा ने 3.5 लाख रुपया दे करके वो घोड़ा खरीद लिया। राजा घर में ले आया, उसको महल में ले आया, घोड़े को एक बहुत अच्छी जगह पे उसको बांध दिया। घोड़े को ट्रेन करने के लिए एक वो भी रखा जो उसका ट्रेनर होता है, ट्रेनिंग देने वाला, क्या बोलते हैं, साइज। अच्छा साइज, जो घोड़े को ट्रेनिंग देता है उसको साइज बोलते हैं। एक साइज रखा, ट्रेनर रखा। 1 महीना बीत गया, घोड़ा जो है लंगड़ा के चलने लगा, ऐसे ऐसे करके। अब राजा बड़ा परेशान, 3.5 लाख रुपया दे करके घोड़ा खरीद के लाया, घोड़ा लंगड़ा रहा है, इतना सुंदर घोड़ा और लंगड़ा के चल रहा है। राजा बड़ा परेशान, बड़ा बेचैन। वो गया भगवान बुद्ध के पास, बड़ा परेशान था। भगवान ने पूछा क्या बात है?
राजा ने कहा क्या बताएं भगवान, मैंने एक घोड़ा खरीदा था, बहुत महंगा घोड़ा था। वो घोड़ा जो है लंगड़ा के चल रहा है। एक बार अगर आप देख लेते, आपकी दृष्टि हो जाती, तो शायद मेरा घोड़ा चलने लगता। भगवान ने उनकी बात मानी, बोले अच्छा ठीक है, कभी समय रहेगा तो मैं आऊंगा। भगवान गए उनके घर पे, उनके महल राजा के, और देखे घोड़ा को, देखे उसके ट्रेनर को देखे, और कहे कि तुम्हारा घोड़ा एकदम ठीक है, कोई टेंशन नहीं। वो कह रहे भगवान देख नहीं रहे, घोड़ा ऐसे लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा है, और आप कह रहे हैं घोड़ा एकदम सही है। वो कह रहे हैं कि हाँ तुम्हारा घोड़ा एकदम सही है, बस तुम एक काम करो। बोले भगवान बताइए। बोले इसका ट्रेनर जो इसका साइज है उसको चेंज कर दीजिए। बोले ऐसा क्यों? बोले आपका जो ट्रेनर है, घोड़े का जो ट्रेनर है, वो खुद लंगड़ा के चलता है। जब घोड़ा लंगड़ा के चलता है तो, अरे घोड़े का जो ट्रेनर है वो लंगड़ा के चल रहा है, तो उसको देखेगा तो वो भी लंगड़ा के चलेगा ना। मतलब समझ रहे हैं मेरी बात का? मैं बहुत ज्यादा शब्द में नहीं कहूंगी, लेकिन अगर नजरिया है, नजर है, तो इस बात को समझिए। आप अगर बैठ के भरी सभा में सुरती रगड़ रहे हो तो आपका बच्चा भी 10, 12, 15 साल का होगा, सुरती रगड़ने लगेगा बहन जी। आप अगर पैर में काला धागा पहन रहे हो तो आपको देख करके आपकी बेटी भी कहेगी माँ पहनती है तो मैं भी पहनूं। आप अगर झूठ मूठ के देवी देवताओं के सामने हाथ जोड़ रहे हो तो आपका बच्चा भी वैसे ही होगा। और अगर आप अपने दारू पे अपना वोट बेच रहे हो तो तुम्हारा बच्चा तो शुरू से ही बिकाऊ होगा। कहां लेकर के जाओगे अपने वोट के अधिकार को? बिक ही तो जाएगा। तो कुछ गड़बड़ी नहीं है। ये बहुजन समाज हाथी के समान विशाल है, साहब कहते थे, केवल जातियों में बटा हुआ है, इसको अपनी शक्ति का एहसास नहीं है, और इसीलिए इधर उधर बटा फिरा रहता है। साहब की बात एक बहुत अच्छी समझ में आई। साहब हमको राजा बनाना चाहते थे, लेकिन ये तथाकथित नेता लोग केवल चमचे बन करके रह गए। इन सालों को टिकट नहीं मिलता है तो ये दल बदल लेते हैं, दल बदल लेते हैं। तुमने नेतागिरी, तुमको साहब कांसीराम ने इसलिए सिखाई थी कि तुम अपने समाज को मजबूत करो, समाज के बीच में नेता पैदा करो, ना कि अपनी बहन और अपनी बेटी के लिए टिकट ना मिलेगा तो पार्टी चेंज कर लोगे। इसलिए नहीं साहब ने तुमको जगाया था। इस बात को समझिए मेरे प्यारे भाई। ऐसा कोई व्यक्ति आपके सामने आता है, मैं इस आजमगढ़ का नाम बार बार लूंगी, इसलिए लूंगी क्योंकि यहाँ पे भी बहुत गद्दारी होती है, और बगल में अम्बेडकर नगर जिला में तो मिल जाते तो जाने में क्या कर जाऊं। जिनको साहब कांशीराम ने काखा गाढ़ा राजनीति करना सिखाई, वो जाकर के दूसरे की गोद में बैठ गए। साहब ने तो नेता बनाया, ये साले सबके सब चमचे बन करके रह गए। तो अब आपको तय करना है कि आपके बच्चों को आपको शासक कौम बनाना है कि उनके जैसा पिछलग्गू बनना है, जो हर चुनाव से पहले 200 रुपया मिल गया तो केहू के प्रचार करे लगी है। दिन भर के जुगाड़ हो गए, गाड़ी में तेल डल गया, जय भीम 200 रुपया मिल गया, जय जय भीम जय जय भीम। नीला गमछा पहन के साहब कांसीराम के मिशन मूवमेंट को बेच डाला हम लोगों ने, सिर्फ अपने पैसे के लिए, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। अरे एक दिन खा लोगे उनके पैसे से, 2 दिन खा लोगे, 3 दिन खा लोगे, 4 दिन, उसके बाद क्या बहन जी? चुनाव तो 5 साल में आता है ना एक बार। 1 महीना चुनाव में दौड़ लिए, 1 महीने का रोजगार का इंतजाम हो गया, लेकिन इन बच्चों की जिंदगी की कीमत नहीं समझ रहे हो। इस बात को आप, इनकी कीमत पे क्यों आप लोगों ने ऐसा किया? मैं पर्सनली किसी को नहीं बोल रही हूँ, इस बात को ध्यान रखिए, लेकिन हर आदमी को पर्सनली बोल रही हूँ, हर आदमी को पर्सनली बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने अपनी जिम्मेदारी तय की, मैंने अपनी जिम्मेदारी स्वीकार की कि मैं हर गांव में नहीं पहुंच पाई बहन जी, और मैं आज फिर कहती हूँ कि मैं हर गांव में नहीं पहुंच पाऊंगी। पैदा कीजिए अपने भीतर से कांशीराम। बहन जी, बेटी पढ़ रही हो बहुत, लेकिन नौकरी तो खत्म ही हो रही ना। ये एकदम एक संगठन बनाए, बड़े बड़े संगठन, कोई आरक्षण बचा रहा है, कोई कुछ बचा रहा है, कोई कुछ बचा रहा है, सब बचा लो, नौकरियां नहीं रहेगी, बचाते रहो। और आप और हम, ये पेंशन स्कीम के मरे हुए हम सारे सरकारी कर्मचारी, हम लोग, खाली यही जनरेशन तो सरकारी नौकरी कर रही है ना। उसके बाद तो कुछ भी नहीं ना। तो हिम्मत पैदा करो, जज्बा पैदा करो। साहब ने कहा नीचे दुकान ऊपर मकान, ये भी साहब का ही नारा था कि नौकरी के पीछे क्यों भाग रहे हो, तुम्हें देने वाला समाज बनना है। नीचे दुकान खोलिए और ऊपर मकान बनाइए, छोटा छोटा रोजगार स्वयं में शुरू करिए कि दूसरे को आप एम्प्लॉयमेंट दे सके। आजमगढ़ में, लालगंज में, गांव में मकान है, आजमगढ़ में शहर में 1 बिस्वा जमीन लेकर के, मकान बना करके, कर्जा लेकर के पूरी जिंदगी बीत जा रही है उस कर्जा को पटाने में सारे सरकारी कर्मचारियों की। सिर्फ आजमगढ़ की बात नहीं है, पूरे प्रदेश के, पूरे देश भर की बात है। कोई भी व्यक्ति अपने गांव में रहना नहीं चाह रहा है, और आज ये हालत हो गई है कि उनका एक एक व्यक्ति गांव में पहुंचा और कह रहा है काकी नमक खाती हो तो वोट ना दी। वो आके हमको समझा रहा है हमारे वोट की कीमत 1 पैकेट नमक है।
और हम अपने भाई को समझा नहीं पा रहे हैं कि साहब ने कहा कि हमारे वोट की कीमत हमारी बेटी की इज्जत है। और इज्जत की बात करूं बहन जी, 10 तारीख को रिजल्ट आया, 11 तारीख को इतना बड़ा काम हुआ कि आपकी पैरों तले जमीन खसक जाएगी। मैं बता दूं तो खाली बैठ के मोबाइल स्क्रॉल करते रहते हो ना आप लोग। बहन जी हाथ